What the tries of something he क्या tries? कॉन्फिडेंस में 5 मंजिला है तो हम लोग गए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय जल संसाधन विभाग मंत्री श्री संजय झा जी, माननीय लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मंत्री श्री विनोद नारायण झा जी, माननीय आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री जी श्री लक्ष्मेश्वर राय जी एवं मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हमारे साथ नगर विकास विभाग के मंत्री जी श्री सुरेश शर्मा जी का इस समारोह में हम स्वागत करते हैं। सर, मुजफ्फरपुर से जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन के अतिरिक्त इस समारोह में एम्स के डायरेक्टर श्री प्रभात सिंह, एम्स के सुप्रिंटेंडेंट एम्स पटना के सुप्रिंटेंडेंट श्री CM सिंह, डॉक्टर CM सिंह और एम्स में प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स डॉक्टर लोकेश भी इस समारोह में हमारे साथ जुड़े हैं। एम्स का सर ये टीम के एस्टैब्लिशमेंट में काफी योगदान रहा है, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। इस समारोह में मुजफ्फरपुर जिले में 72 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा टीम का लोकार्पण मुजफ्फरपुर जिले में 2.96 करोड़ रुपए की लागत से तैयार श्री कृष्ण महाविद्यालय अस्पताल में 60 बेड के एंसेफेलाइटिस वार्ड का लोकार्पण मुजफ्फरपुर जिले में 13.42 करोड़ रुपए की लागत से तैयार सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में 100 बेड के मातृ शिशु अस्पताल के लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त मधुबनी जिले में 515 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल झंझारपुर मधुबनी का शिलान्यास एवं मुजफ्फरपुर जिले में ही 27.10 करोड़ रुपए की लागत से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भवन के उन्नयन कार्य का कार्यारंभ माननीय मुख्यमंत्री के कमरों से किया जाना प्रस्तावित है। सर्वप्रथम सर हम अनुरोध करेंगे, एक छोटा सा क्लिप टीपू अस्पताल पे वीडियो क्लिप बनाया गया है सर, तो उसका अवलोकन करना चाहेंगे। देश का सबसे बड़ा पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी शिशु गहन चिकित्सा और देखभाल इकाई बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बनकर तैयार हो गया है। ये अस्पताल शिशु गहन चिकित्सा के लिए बिहार वासियों के लिए साल 2020 का सबसे बड़ा तोहफा है। आपको गर्व होगा कि हमारे देश के कुशल इंजीनियरिंग ने महज 200 दिनों के भीतर 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण कर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सपनों को पूरा किया। ये ऐसे समय में संभव हुआ जब देश में 70 से ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन के कारण कल कारखाने, रेल, रोडवेज और हवाई सेवा बंद पड़ी थी। 60 करोड़ की लागत से अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड ने बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की मदद से मुजफ्फरपुर में इस वर्ल्ड क्लास अस्पताल का निर्माण पूरा किया। दरअसल उत्तर बिहार में गंडक किनारे बसे मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में गर्मी के मौसम में चमकी बुखार कहर बनकर टूटता है। चमकी बुखार जिसे AES यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम या दिमागी बुखार भी कहा जाता है। साल 1995 से ही ये बीमारी यहाँ के बच्चों को अपना शिकार बनाते आई है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दशकों में इस बीमारी की वजह से
देश भर में 5000 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है। साल 2019 में ये बीमारी मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाकों में कहर बनकर टूटा। तब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती से लड़ने का फैसला कर लिया। आज जो पीकू का पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का जो 100 बेड का बनने वाला है, उसका आज कार्यारंभ करा दिया। ये काम पूरा हो जाएगा और अगर अगले वर्ष भी कोई पीड़ित होगा तो उसको किसी प्रकार के इलाज में कोई दिक्कत नहीं हो और ससमय उसका सब कुछ इलाज। तारीख 24 सितंबर 2019। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में एक आधुनिक तकनीक से लैस शिशु गहन चिकित्सा अस्पताल और शोध संस्थान की आधारशिला रखी ताकि चमकी बुखार से देश के नौनिहालों को बचाया जा सके। तब घोषित किया गया था कि जून 2020 तक इसका निर्माण करा लिया जाएगा। 100 बेड के इस आधुनिक शिशु गहन चिकित्सा अस्पताल के निर्माण की जिम्मेदारी बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने देश के नंबर 1 कंस्ट्रक्शन कंपनी अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड को सौंपी। वैसे तो 200 दिनों के भीतर इस निर्माण काम को पूरा करना आसान नहीं था। सितंबर 2019 में काम की शुरुआत के समय भारी बारिश की वजह से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के कारण कई मुश्किलें सामने आई। मजदूरों की कमी हुई तो अलग अलग जगहों से कामगारों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण से बचाव करते हुए लाया गया और तय समय सीमा में निर्माण काम को पूरा किया गया। इसने 100 बेड का एक पीकू हॉस्पिटल अपने राज्य के अंदर बनाया है। देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां एक जगह पे 100 बेड का पीकू हॉस्पिटल हो। मुजफ्फरपुर के अंदर जो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, पिछले 8 महीने के अल्प समय में स्वास्थ्य विभाग ने उस चुनौतीपूर्ण कार्य को लगभग पूरा कर दिया है। इस कार्य में बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, मुजफ्फरपुर छपरा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने AICL को भरपूर साथ दिया। अब देश का पहला पीकू यानी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट बनकर तैयार हो गया है। धन्यवाद सर। हम अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि मुजफ्फरपुर जिले में 72 करोड़ रुपए की लागत से तैयार श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा इकाई पीकू का लोकार्पण करने की कृपा करें। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि मुजफ्फरपुर जिले में 2.96 करोड़ रुपए की लागत राशि से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 60 बेड के एंसेफेलाइटिस वार्ड के लोकार्पण करने की कृपा करें। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि मुजफ्फरपुर जिले में 13.42 करोड़ रुपए की लागत से सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में 100 बेड के मातृ शिशु अस्पताल के लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि मधुबनी जिले में 515 करोड़ रुपए की प्राथमिक राशि से राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल झंझारपुर मधुबनी का शिलान्यास करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि मुजफ्फरपुर जिले में 27.1 करोड़ रुपए से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में उन्नयन कार्य जो कराया जाना है उसका कार्यारंभ करने की कृपा करें। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं अब अनुरोध करना चाहूंगा
माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे जी से कि इस अवसर पर अपना विचार दें। आज उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर हम सब लोगों के बीच उपस्थित राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री संजय झा जी, श्री विनोद नारायण झा जी, श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, श्री सुरेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सब लोगों के साथ सभी लोकार्पण और शिलान्यास स्थल पर उपस्थित माननीय सांसदगण, माननीय विधान पार्षदगण, माननीय विधायकगण, इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री उदय सिंह कुमावत जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री मनीष कुमार जी, श्री अनुपम कुमार जी, BMSICL के MD श्री संजय सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री के सचिवालय के सभी अधिकारीगण, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, BMSICL के सभी पदाधिकारीगण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जिला के जिलाधिकारी, दोनों जिला के सभी प्रशासन के पदाधिकारीगण, दोनों जिला के स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारीगण, SKMCH के प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट, उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी स्नेही स्वजन, सभी लोगों को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं। तो हम सब लोग एक बहुत ही कष्ट के समय से दौर से बाहर निकल रहे हैं और पूरा विश्वव्यापी जो कोरोना संक्रमण हुआ, उस कोरोना संक्रमण के से पूरी दुनिया लड़ रही है, देश लड़ रहा है और हम लोग भी अपने मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। लेकिन इस कोरोना की लड़ाई में कई विभाग काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग फ्रंट लाइन आगे बढ़ के काम कर रहा है, फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में हमारे सब लोग काम कर रहे हैं और इसका सम्मान बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे चिकित्सक हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो, सभी लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक पटना में की थी और उसमें यह निर्णय किया था कि 1 महीने का अतिरिक्त वेतन इस कोरोना काल में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति जो उनके मन में सम्मान था और इस लड़ाई में जो योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं उसके लिए जो उनको सम्मान देने का जो भाव था मुख्यमंत्री का, वह 1 माह का अतिरिक्त वेतन की घोषणा करके उन्होंने दी थी। राशि बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि आपके महत्व को, स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को और चिकित्सा कर्मियों के महत्व को समझा। उसी प्रकार से आज जब इस कोरोना के संक्रमण काल से, लॉकडाउन से हम बाहर निकले और अनलॉक 1 में हम पहुंचे, तो आज इस पूरे समय के बाद पहली बार किसी कार्यक्रम का उद्घाटन और शिलान्यास करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। तो स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम के शिलान्यास और उद्घाटन करने का निर्णय, स्वास्थ्य विभाग के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में जो संवेदना वह दिखाते ही। कई विभागों के कार्यक्रम थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी कर सकते थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को प्राथमिकता देते हुए और उसमें भी मुजफ्फरपुर के पीकू, जिसकी एक पीड़ा हम सबके दिल में पिछले वर्ष की है, उसको ध्यान में रख के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज इस पीकू अस्पताल सहित अन्य योजनाओं के जो उद्घाटन और शिलान्यास का समय दिया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो समय दिया है, मैं हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री जी को अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को महत्व दिया और आज जो परिस्थितियां इस जून के महीने में मुजफ्फरपुर में होती हैं, उसमें इसके महत्व को आप सब लोगों ने पहले भी समझा था और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने लोगों को बताया है। आज जैसा कि हमारे प्रधान सचिव ने बताया है कि 3 योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। 100 बेड का पीकू अस्पताल है, फिर उसी में 60 बेड का इंसेफेलाइटिस वार्ड है जो पुराने SKMCH बिल्डिंग के ऊपर बना है।
सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में 100 बेड का एमसीएच हॉस्पिटल बना है, जिसमें लेबर रूम भी है, 3 ऑपरेशन थिएटर भी हैं। इसके अलावे शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ मधुबनी जिले के झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल 500 बेड का वहाँ हॉस्पिटल होगा, 100 बच्चों की पढ़ाई की वहाँ व्यवस्था होगी और 515 करोड़ का यह बनेगा। इसका शिलान्यास आज हुआ है। और मुजफ्फरपुर अस्पताल जहाँ पिछले साल हम लोग गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे और मुख्यमंत्री जी मुझे याद है आने के बाद तुरंत मुझे निर्देश दिया था उन्होंने कि मुजफ्फरपुर में पीकू अस्पताल तो बनेगा, लेकिन उसके साथ ही जो पुराना अस्पताल है उसके उन्नयन का काम आप शीघ्र करवाइए। और उसी वक्त स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय किया था कि वहाँ एसकेएमसीएच के अंदर उसके उन्नयन का कार्य हम सब लोग करेंगे। अस्पताल के अंदर बहुत पुराना भवन हो गया है, कई काम थे, तो 27 करोड़ की लागत से उस काम का भी कार्यारंभ आज कर दिया गया है। बहुत संक्षेप में मैं ये कहना चाहूंगा कि पीकू का निर्माण रिकॉर्ड 8 महीने में किया गया है। 25 सितंबर 2019 को इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हुआ था। आज तक मुझे जानकारी नहीं है कि बिहार में 8 महीने में कोई अस्पताल बना हो। 100 बेड का कोई अस्पताल बनने का आज तक का रिकॉर्ड नहीं। ये एक रिकॉर्ड बनाया है स्वास्थ्य विभाग ने। मैं इसके लिए बीएमएसआईसीएल को और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री जी का सपना था, जो शिलान्यास के वक्त उन्होंने कहा था कि अगले साल जब यह बीमारी आएगी तो बच्चों को दिक्कत हम नहीं होने दें। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की। उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां थे कि जो वायदा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर और राज्य की जनता के सामने किया था उसे स्वास्थ्य विभाग आज पूरा कर रहा है। ये 100 बेड का पहला पीकू अस्पताल पूरे देश में किसी राज्य में 100 बेड का एक जगह पे एक कंपोजिट स्ट्रक्चर पेडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट का नहीं है और ये पहला राज्य ऐसा है जो 100 बेड का पीकू अस्पताल बनाने में सफल हुआ है। केवल अस्पताल ही नहीं बनाया, मुझे वो भी बात याद है जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था बच्चे आएंगे तो उनके अभिभावकों के भी रखने की चिंता मंगल जी आपको करनी होगी। और 50 बेड का धर्मशाला भी साथ में बनवाया गया और 50 बेड का जो धर्मशाला बना है लॉकर के साथ बना है, उसमें सामान रख सकते और बच्चा अस्पताल में रहेगा। हर बेड के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा और उसका अभिभावक धर्मशाला में बैठे होंगे और अपने बच्चों को धर्मशाला में बैठ के वहां टीवी मॉनिटर लगाया गया है, वहां से देख सकेंगे कि मेरा बच्चा कैसा है। बच्चे के साथ भी उसके परिवार के एक व्यक्ति को वहां भी रहने की अनुमति होगी, लेकिन परिवार का कोई व्यक्ति चाहेगा तो उस धर्मशाला में भी बैठ के उसको देख सकता है। मैं ये बताना चाहता हूं, आज 6 जून है, पिछले साल 8 जून को यह स्थिति थी कि हमारे पास केवल 14 बेड थे मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच के अंदर पीकू के पेडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट के 14 बेड थे। आज बस 14 बेड के बदला वहां पर 238 बेड हो गया। 100 बेड का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया पीकू के रूप में। 60 जो इंसेफ्लाइटिस वार्ड के बेड का उद्घाटन किया, ये 160 बेड। और पिछले ही साल जो 14 बेड था, माननीय मुख्यमंत्री जी उस वक्त गए थे, उप मुख्यमंत्री जी गए थे, निर्देश किया था बेड बढ़ाने की संख्या को, तो पिछले ही साल 14 को बढ़ा के हम लोगों ने 68 किया। और इसके अतिरिक्त जो एमसीएच से उस बिल्डिंग को जोड़ा गया है, उस एमसीएच बिल्डिंग में भी 10 बेड का एसएनसीयू छोटे बच्चों के, तो कुल मिला के जहां 14 बेड था एक साल पहले उस अस्पताल में, आज 238 बेड इस काम के लिए हो गया है। और यह काम हम तब कर पाए हैं जब लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारे चीजों की मॉनिटरिंग की, मार्गदर्शन दिया, उप मुख्यमंत्री जी बार-बार पूछते रहे और आज यह स्टेट ऑफ आर्ट के रूप में हम सब लोगों के सामने आया है। आने वाले समय में वो छोटे बच्चों के बड़े अस्पताल के रूप में पूरे राज्य का स्टेट ऑफ आर्ट बनेगा। वहां रिसर्च की भी व्यवस्था की गई, ऊपरी तल्ले पे रिसर्च लैब बना है जो अगले कुछ दिनों के बाद क्रियान्वित होगा। लेकिन पटना के आईजीआईएमएस में भी हम लोगों ने इस चमकी बुखार के रिसर्च के लिए लैब की स्थापना का काम पूर्ण कर लिया है और जितने आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता थी, जितने ट्रेनिंग की जरूरत थी, स्टाफ की जरूरत थी, वो सारे काम पटना के आईजीआईएमएस के अंदर हम लोगों ने पूर्ण कर लिया है। और बहुत शीघ्र ही पटना के आईजीआईएमएस में इससे जुड़ा हुआ रिसर्च का काम भी शुरू हो जाएगा
और मुजफ्फरपुर के अंदर भी आगे आने वाले दिनों में होगा। इस चमकी बुखार को लेके स्वास्थ्य विभाग लगातार सतर्क और सजग रहा। जो हमने इसके लिए एसओपी बनाया था उसके अनुरूप जनवरी के महीने से ट्रेनिंग का काम डॉक्टर से लेकर नर्स तक का हुआ है। एईएस किट सारे अस्पतालों में भेजे गए हैं। जो उत्तर बिहार का जिला है एईएस प्रभावित जिन जिलों में पीकू के वार्ड बनाने थे, सभी सदर अस्पतालों में पिछले एक साल में 12 सदर अस्पतालों में वो भी पीकू के वार्ड सभी जिलों में क्रियान्वित कर दिए गए हैं। और प्राइवेट एम्बुलेंस का भाड़ा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद जहां पिछले साल 400 रुपया था उसको बढ़ा के अब कोई गरीब का बच्चा पैसे के अभाव में अस्पताल जाने से नहीं बचेगा। दूरी के हिसाब से 1200 रुपए तक उसको तुरंत कैश देने का विशेष प्रावधान राज्य की सरकार की तरफ से किया गया है। लगातार मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विभागों के साथ निर्देश देके और समन्वय बनवा के और भी अन्य काम जो इस बीमारी से जुड़े हुए बच्चों के लिए थे वो करवाए हैं। और मैं विशेष तौर पे ये पीकू का अस्पताल बना है उसके लिए जहां अपने मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी का उनके मार्गदर्शन उनके निर्देशन के लिए आभार व्यक्त करता हूं। वहीं कॉर्पोरेशन के अपने अधिकारी और अपने विभाग के और अन्य वरीय अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन लोगों ने इस मुख्यमंत्री जी के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को उनके अनुसार समय पूर्ण किया। और खास करके जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी को। उन्होंने भी इस समय में पूरी सतत निगरानी रखी और पूरा सहयोग जिला प्रशासन का उन्होंने करवाया है। इसके अलावे जो अस्पताल झंझारपुर में शिलान्यास आज किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना रहा है कि फेज 1 से हम हेल्थ सेक्टर के डेवलपमेंट में फेज 2 में जाएं। फेज 1 में हम लोगों ने गांव के लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया है। अब स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर करें, बड़े अस्पतालों को बनाएं और इस क्रम में राज्य के अंदर आज भी 4 मेडिकल कॉलेज के निर्माण का काम चल रहा है, डेंटल कॉलेज के निर्माण का काम चल रहा है। आगे 6 और मेडिकल कॉलेज के भी शिलान्यास होने वाले हैं। आज झंझारपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है। वर्तमान में आज 17 मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर हैं। आगे आने वाले समय में अगले 5 वर्ष के अंदर आज जो 17 मेडिकल कॉलेज चल रहा है उसकी संख्या बढ़ के 28 हो जाएगी। इतना ही बोलता हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी सभी माननीय मंत्रीगण को और उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण को धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अनुरोध करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी से कि इस समारोह को संबोधित करें। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री श्री संजय झा जी, श्री विनोद आनंद झा जी, श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए नगर विकास मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, श्री चंचल कुमार जी, श्री उदय सिंह कुमावत जी, श्री मनीष वर्मा जी, श्री अनुपम कुमार जी, श्री चंद्रशेखर जी, बीएसएमआई बीएमएस आईसीएम के तमाम अधिकारीगण, मधुबनी और दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण और उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों, तो अभी मंगल पांडे जी ने विस्तार से आपको बताया है। तो मुझे तो भरोसा नहीं था कि ये पीकू का उद्घाटन कर पाएंगे, विशेषकर जब लॉकडाउन की घोषणा हो गई तो और निराशा हो रही थी कि शायद ये लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हर बैठक में इसकी मॉनिटरिंग करते रहे। माननीय मंगल पांडे जो सारे लोगों ने मिलकर आज इस पीकू वार्ड को रिकॉर्ड समय में और तैयार किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में चमकी बुखार से ग्रसित जो बच्चे यहाँ पर इलाज के लिए आएंगे उनको और बेहतर सुविधा मिल पाएगी। मित्रों, बिहार ने हाल के दिनों में एक और उपलब्धि हासिल की है। प्रति 1000 शिशुओं की जो मृत्यु होती है, 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो आज उनकी शिशु मृत्यु दर केवल 32 है। 2006 में जब हम लोग सरकार में आए तो उसके आसपास ये 60 था,
यानी 1000 बच्चों के पैदा होने पर 60 बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। ये आंकड़ा घटकर अब 32 पर पहुंचा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका ये जो टीकाकरण का है, ये आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है, ये गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कराना, सरकारें की प्रसव कुमार की महासेठ जांच, अस्पतालों में प्रसव और ये जो नीति का निर्माण जिलों के अंदर किया गया है, उसका ही परिणाम हुआ कि हम शिशु मृत्यु दर को और 32 तक लाने में सफल हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में इसको और हम नीचे तक लाने का काम करेंगे। मित्रों, सभी जगह एक मांग उठती रहती है कि डॉक्टर्स की कमी है, अस्पताल बन गया लेकिन डॉक्टर नहीं है। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री और मंगल पांडे जी को धन्यवाद दूंगा कि लोगों के सतत प्रयास का ये परिणाम तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया और मालूम पड़ा कि अभी हाल के दिनों में 1111 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की अनुशंसा और हेल्थ डिपार्टमेंट को की जा चुकी है और जिसमें बच्चों के डॉक्टर जिसको पेडियाट्रिशियन कहते हैं उनकी भी संख्या 197 है, यानी लगभग 200 बच्चों के चिकित्सक भी और बहुत जल्द उनको उनकी पोस्टिंग का काम पूरा हो जाएगा। उसी प्रकार एक गायनी के डॉक्टर्स की भारी कमी दिखाई पड़ती थी। इस बार 203 गायनी के डॉक्टर्स भी जो हैं इस नियुक्ति के अंदर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं और उनकी नियुक्ति की जा रही है। और मुझे बताया गया कि 9,500 नर्सेज उनकी भी जो काउंसलिंग का काम चल रहा है और 15-20 दिनों में इस महीने के अंत तक जो है ये 9,500 नर्सेज की भी नियुक्ति या उनकी भी काउंसलिंग का काम पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ करीब 4,000 डॉक्टर्स की भी नियुक्ति की जानी है। ये जो जनरल डॉक्टर्स हैं इनका भी अगले 1-1.5 महीने में इनकी भी काउंसलिंग का काम पूरा करके इनकी नियुक्ति की जा सकेगी। मैं इससे उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में डॉक्टर्स की जो भारी कमी दिखाई पड़ती है उसे काफी हद तक हम दूर कर पाएंगे। मित्रों, आज झंझारपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। अभी माननीय मंत्री ने आपको बताया बिहार में और किस 16 मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन मित्रों कर्नाटक जैसा छोटा राज्य वहाँ 57 मेडिकल कॉलेज है, तमिलनाडु में 49, केरल मुश्किल से 2 करोड़ की आबादी का केरल होगा, वहाँ 34 है। और इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले वर्षों में बिहार के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं हुई। अगर हम लोग के पूर्व के लोगों ने, जिन लोगों ने बिहार में लंबे समय तक राज किया, अगर उन लोगों ने बिहार में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया होता तो आज डॉक्टर्स की भारी कमी से उनको गुजरना नहीं होता। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि बिहार का जो पहला मेडिकल कॉलेज खुला PMCH वो 1925 में खुला। दरभंगा मेडिकल कॉलेज जो है इसकी शुरुआत आजादी के पहले 1946 में हुई और वो भी जब दरभंगा महाराज ने 300 एकड़ जमीन और 6 लाख रुपया दिया तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो सकी। और आजादी के बाद केवल एक मेडिकल कॉलेज खुला भागलपुर 1971 में। और उसके बाद ये जो NMCH, SKMCH और ये जो गया का मेडिकल कॉलेज जिनका नाम सुनते हैं ये प्राइवेट सेक्टर में स्थापित किए गए थे 1970 में। और बाद में 78-89 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी इनका टेक ओवर किया गया था। यानी आप अगर देखें तो आजादी के बाद बिहार के अंदर भागलपुर छोड़कर एक भी नया मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर प्रारंभ नहीं किया गया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, चाहे एम्स पटना हो, IGIMS में हो, बेतिया हो, पावापुरी हो, अब मधेपुरा, इन मधेपुरा का भी उद्घाटन हो गया। इसके उम्मीद करते हैं कि इस शैक्षणिक सत्र में वहां भी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएगी। तो आज उसका परिणाम है कि बिहार के अंदर और सरकारी क्षेत्र में 11 मेडिकल कॉलेज और जो निजी क्षेत्र है वहां पर 5 मेडिकल कॉलेज। और झंझारपुर में आज हम शिलान्यास करें, बगल के मधुबनी में प्राइवेट सेक्टर का भी और मेडिकल कॉलेज अपना काम कर रहा है। और आगे आने वाले दिनों में 20-21 में 2 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को और खोलने की अनुमति जो है और बिहार की दी गई। तो मित्रों, कुल मिलाकर हम लोग केवल स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना कोई विकसित नहीं कर रहे हैं, बल्कि नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ,
ANM, GNM, उनको उनकी भी ट्रेनिंग कराकर उनके भी संस्थानों को खोलकर और जो मानव संसाधन है उसकी भी हम लोग और पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। उसके मित्रों में फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम को इस टीको और रिकॉर्ड समय में निर्माण करने के लिए और अन्य सारी जो संरचनाओं का आज शिलान्यास उद्घाटन हुआ है उसके लिए फिर से एक बार सबों को बधाई देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मुजफ्फरपुर से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एम्स के जो डॉक्टर्स हैं सर वहाँ पे, तो उनसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे तो इंटरेक्ट किया जाएगा। संबोधन के पहले यदि मुजफ्फरपुर में जो डॉक्टर्स और उनसे सर यदि इंटरेक्ट करना हो, बात करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? नहीं तो आप ही करिए, पूछिए कब से इसको फंक्शनल करेंगे, क्या करेंगे, पूछिए। आज तो उद्घाटन हुआ है लेकिन फंक्शनल कब से हो जाएगा ये? SCMCH डायरेक्टर साहब, सुपरिटेंडेंट SCMCH साहब। सर सुपरिंटेंडेंट साहब हैं सर, बात करा रहे हैं और फंक्शनल हो गया है सर। पीकू ऑलरेडी इलाज चल रहा है, इसमें 20 बच्चे एडमिट हैं सर, और उसमें से 2 जो हैं वो AES के हैं, बाकी अदर डिजीज के हैं सर। बहुत अच्छा। ये हम लोग का वार्ड सर पिछले 5 तारीख से ही फंक्शन हो चुका है। टोटल का टोटल बेड्स हम लोग शुरू कर चुके हैं और इसमें जितने भी AES हों, नॉन AES हों, जो सीरियस पेशेंट्स हैं, सबको हम लोग यहीं रख के उपचार कर रहे हैं उसका। और कोई भी गैजेट्स की अभी कमी नहीं। BMICL के द्वारा सारे गैजेट्स दे दिए गए हैं, वेंटिलेटर से लेके मॉनिटर, हर तरह का चीज, कोई भी बेड पे हर चीज लगा हुआ है सर। इसलिए कार्य में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कार्य कर रहे हैं सर। पिछले साल की तुलना में इस बार स्थिति बेहतर है क्या? जी बहुत अच्छी बेहतर है सर। पेरीफेरी से भी जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको मैनेज करके ही भेजा जा रहा है। पहले थोड़ी दिक्कत होती थी, पेरीफेरी में मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। इस बार PSC पर, CSC पर अच्छे से मैनेजमेंट होके, और इवन के गांव से सर जो पेशेंट्स आता है वो कहीं ना कहीं से टेम्पो से, किसी चीज से जो लोकल अरेंजमेंट किया गया है उसके द्वारा वो PSC पे आ जाता है। वहां से एम्बुलेंस से जरूरत होता है तो हम लोग के यहाँ आ रहा है। और एक बात जो हम लोगों ने पिछले वर्ष ही लोगों को कहा था, उसके बाद भी जब भी अवसर मिला है हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि लोगों को प्रेरित करना है और लोगों को सजग करना है कि अगर घर में बच्चे की इस प्रकार से कोई बीमारी हो, तत्काल उसको इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल ले जाइए। क्योंकि जो पिछली बार का अनुभव था, जो तत्काल चले और समय पर पहुंच गए वो सुरक्षित रहे, लेकिन जो देर से पहुंचे या तो वो उनका निधन हो गया, या अगर बचे भी तो कई प्रकार का उनका शरीर में बहुत चीजें ध्वस्त हो गई थी। तो इसलिए ये बात तो पिछली बार आप सब लोग थे ही जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, और इस बार भी जो चर्चा के दौरान, दूसरी यात्रा के दौरान थे, उस समय भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी। तो कैसा इस पर लोगों के मन में ये आई है? ये सर बहुत अच्छा रिस्पांस है। ब्लड शुगर वगैरह जो PSC पर पेशेंट जाता है उस समय किसी का ब्लड शुगर 30, किसी का 23, वो लोग मैनेज करके अच्छा से भेज रहे हैं। इसीलिए हम लोग का डेथ रेट इस बार बहुत कम है सर। स्थिति 2-4 की जरूर ऐसी होती है जब ब्लड शुगर कम वाले आते हैं, लेकिन मैनेज करके भेजा जा रहा है। ये हम लोग का अचीवमेंट है सर। ये घर से हॉस्पिटल भी जल्दी जी, हॉस्पिटल भी जल्दी रेफर कर रहा है सबको सर। नहीं, बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात है उसको हॉस्पिटल में रेफर करना। जी, जो पिछली बार हम लोगों ने देखा जब इतने लोगों की मृत्यु भी हो गई, लेकिन यही हम लोगों का अनुभव था कि अगर जल्दी इलाज के लिए जाता है तो जरूर बच जाता है। यही हम लोगों ने फील किया था। तो इसी का प्रचार आप लोगों ने किया है, इसके लिए धन्यवाद। और इस चीज को जारी रखना चाहिए। जी सर, चलिए, थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी से हमारा अनुरोध होगा कि इस समारोह को कृपया संबोधित करने की बात है। इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी, यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग श्री विनोद नारायण झा जी,
माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए हैं और मुजफ्फरपुर में उपस्थित हैं माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग श्री सुरेश शर्मा जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री उदय सिंह कुमावत जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए मुजफ्फरपुर के माननीय सांसद श्री अजय निषाद जी, झंझारपुर में उपस्थित माननीय सांसद रामप्रीत मंडल जी, माननीय विधायक गुलाब यादव जी, माननीय विधायक श्री सुरेश शेखर जी, माननीय विधायक महासेठ जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विकास कुमार जी, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर के अधीक्षक श्री डॉक्टर एसके शाही जी, मुजफ्फरपुर और मधुबनी के जिलाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, चिकित्सकगण, सभी बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग को और पूरे स्वास्थ्य विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जो मुजफ्फरपुर का पीकू है, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसके बारे में पिछली बार हम लोगों ने ये तय किया था कि इसको निर्मित कराएंगे जो स्थिति को देखते हुए, और लक्ष्य के मुताबिक इसका काम पूरा हुआ। जैसा कि बता ही रहे थे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, बीच में कोरोना वायरस के चलते ये काम रुक गया था, लेकिन फिर उस काम को किया गया और डीएम से लगातार बातचीत होती रही। मुजफ्फरपुर सब लोगों ने मेहनत किया, प्रयास किया, और आज ये स्थिति है कि न सिर्फ बनकर तैयार हो गया, बल्कि आज ये खुशी की बात है कि आज भले ही हम लोग इसका उद्घाटन कर रहे हों, लेकिन उसका उपयोग शुरू हो गया। ये बहुत अच्छी बात है, और जो भी बातचीत करने का मौका मिला सुपरिटेंडेंट साहब से, तो मुझे खुशी है कि अब इस काम में लगे हुए हैं, और जो लोगों के बीच में जागृति पैदा करने के लिए जो बात हम लोगों ने पिछले साल किया था, लंबी मीटिंग हम लोगों की हुई थी, तो ये भी हुआ। और आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने इसका आकलन करने के लिए पिछली बार जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका था, वैसे 5 प्रखंडों को चुन करके वहां पर हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया, और सर्वे कराने के बाद मुझे तो एक अवसर मिला, एक गांव में तो हम गए भी बाद में, और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराने के बाद वहां के जो लोग भी वंचित हैं, क्योंकि पिछली बार जो हम लोगों ने देखा था वो यही देखा था कि सब गरीब घर के ही लोग हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे इसलिए हम लोगों ने कराया था कि देख लें हम लोग कि कोई परिवार जो सरकार की योजनाएं हैं वो उसका लाभ तो नहीं उठा पा रहा है, या उसके बारे में उसको जानकारी भी तो नहीं है। तो ये पूरा जो सर्वे किया गया, और उसी में ये पता चला बहुत लोगों के आवास की समस्या थी, अन्य प्रकार की राशन कार्ड धारियों की समस्या, अनेक प्रकार की समस्याएं जो थी, उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे थे, आंगनबाड़ी केंद्र की कमी थी, हर तरह से जो सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद उस पर अमल किया गया। तो ये कोई सबको मालूम है कि इतना जो हम लोगों ने वहां के बारे में जो काम किया, तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है। और उसको देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इस बार तो प्रभाव कम है, लेकिन ये कोई नहीं जानता है कि कब किस बीमारी का प्रभाव बढ़ जाए। अब जैसे इस बार हम लोग पूरे दुनिया में देख रहे हैं कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस के चलते जितना लॉकडाउन का पीरियड रहा है, सबको मालूम है कितने तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है या पड़ा है। तो सारी बातें हैं, सबको मालूम है, और दुनिया भर में फैला हुआ है। तो कब कौन सी बीमारी किस रूप में आएगी, इसके बारे में तो किसी को मालूम नहीं है। तो उसी प्रकार से मुजफ्फरपुर के एरिया में एईएस कहलाता है,
यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, यानी सिंड्रोम है, कोई बीमारी का नाम अभी तक नहीं पता है, इसलिए इसको सिंड्रोम कहा जा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में तो कब क्या होगा। और लेकिन हम तो भाई सभी चिकित्सकों को, जो डॉक्टर हैं और उनके साथ काम करने वाले अन्य भी जो स्वास्थ्य सेवा के लोग हैं, हम सबको इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं और उनको विशेष तौर पर बधाई देते हैं कि किस तरह से लोगों की सेवा करते हैं और मेहनत करते हैं। पिछले साल भी हम लोगों को जो मौका लगा मुजफ्फरपुर में जाकर के कई घंटा एक एक बीमार से हम लोग मिले, देखे, बातचीत किए। डिप्टी सीएम साहब भी साथ में थे। किस तरह से हम लोगों ने बातचीत एक एक से की, परिवार, उस बच्चे के परिवार के लोग थे उनसे भी बातचीत किया, सारे लोगों को बात किया। और इसी तरह का मौका लगा था, आप जानते ही हैं, गया भी गए थे, वहां के बारे में तो हल्ला होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस का, उसके लिए तो अलग उपाय किया ही जा रहा है टीकाकरण का। लेकिन पिछली बार जो लू से जो प्रभाव पड़ा था बुरी तरह, तो वहां भी हम लोग गए थे, इसमें ज्यादा उम्रदराज लोगों को असर पड़ा था, तो सबसे मिले थे, एक एक बात हम लोगों ने देखा था। तो कब कौन सी स्थिति आती है और क्या सामना करना पड़ेगा वो तो एक अलग विषय है, लेकिन हम तो देख रहे हैं भाई, जिस तरह से आज जो बीमारी आई है कोरोना वायरस की, इसके बारे में चिकित्सक लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, डॉक्टर लोग, ये कोई मामूली बात है, हम लोग देख रहे हैं। और बिहार में तो अन्य जगहों की तुलना में असर कम है, लेकिन फिर भी जितनी सक्रियता से काम हो रहा है, एक एक चीज के बारे में जिस तरह से काम हो रहा है, वो तो प्रशंसनीय है। तो सब लोगों ने ध्यान दिया, हमारे प्रशासन के लोगों ने ध्यान दिया, पुलिस के लोगों ने ध्यान दिया, जनप्रतिनिधियों की भी इसमें दिलचस्पी रही है, तो सब तरह से ये काम चल रहा है। तो एईएस जो पिछले बार हुआ, इस बार का असर कम है, लेकिन ये कौन जानता है कब क्या असर हो, इसलिए हम लोगों को सचेत रहना। और अब मामूली बात नहीं है, अब आप जान रहे हैं, जो बता दिया माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी, कि सिर्फ हम लोग ये नहीं तैयार किए हैं पीकू का, अब जो पेशेंट है उनके लोग आएंगे, उसके लिए धर्मशाला तक का निर्माण हम लोगों ने करा दिया। और आप जानते हैं, अब हम लोग हर अस्पताल में, बिहार के हर अस्पताल में अब इस चीज का कंसेप्ट के साथ कि भाई आमतौर पर जो लोग हैं अस्पतालों में आते हैं, तो उनको, उनके परिवार के लोगों को रहने का, आप देखते हैं अस्पताल में बाहर कितनी भीड़ रहती है, किस तरह से लोग रहते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, गरीब लोग हैं, कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। तो अब हर जगह हम लोगों ने भी ये काम शुरू किया। तो मुजफ्फरपुर के लिए भी काम शुरू है, लेकिन ये जो पीकू के लिए जो हुआ, अब उसके साथ भी ये काम किया गया है। तो हर प्रकार से तो मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं। और आज खुशी की बात है कि न सिर्फ कुछ काम का उद्घाटन भी हो रहा है, और वहां पर जो अभी सब कुछ इसके बारे में जानकारी दे दी है स्वास्थ्य मंत्री जी ने, और एक एक चीज का 5 का, कुछ का उद्घाटन, कुछ का शिलान्यास किया गया है। अब झंझारपुर में नया मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। अब मधुबनी में तो ठीक ही कहा इन्होंने, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी स्थापित हो गया है, और झंझारपुर में हम लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। और आप लोगों को बता दिया गया इसके बारे में, इन्होंने बता दिया कि 515 करोड़ रुपए की लागत उसमें लगेगी और उसका निर्माण किया जा रहा है। तो सब तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री जी ने आपको बता दिया कि कब क्या और कितना मेडिकल कॉलेज था, कितना मेडिकल कॉलेज हम लोग बढ़ा रहे हैं। और ट्रीटमेंट के लिए तो जो काम किया गया बिहार में, जब से मौका हम लोगों को दिया गया, उसके पहले क्या स्थिति थी। इन्होंने तो बात बताई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, लेकिन सामान्य तौर पर जरा याद करिए तो क्या था। 2006 के फरवरी में हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया था, और ये पता चला कि जितने भी जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन सबों का जो ब्लॉक के स्तर पर है, उसमें कितने लोग इलाज कराने के लिए जाते थे। यानी एक महीने में औसतन पूरे बिहार में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 39 लोग जाते थे। यानी एक आदमी, कभी कभी 2 आदमी, यानी 39 एक महीने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाते थे। और हम लोगों ने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो काम करना शुरू किया, तो उसके बाद आप जान रहे हैं कि आज जो स्थिति हुई है, अब तो हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। अब उसको हम लोग जो बता रहे हैं, 30 बेड का हॉस्पिटल, पहले तो 6 बेड ही रहता था, लेकिन उस बीच में जो इंतजाम हम लोगों ने किया, डॉक्टर्स का, अन्य लोगों का, नर्सेज का और बाकी लोगों का जो इंतजाम किया,
और उसके अलावा मेडिसिन का, याद करिए मुफ्त में दवा देने का जो हम लोगों ने निर्णय किया और इसको लागू किया हम लोगों ने 2006 के अगस्त से, और इसके बाद क्या स्थिति हुई, नवंबर में जाकर के हम लोगों ने फिर सर्वेक्षण कराया कि अब जरा देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने लोग आ रहे हैं, तो कहां फरवरी तक 39 और नवंबर आते आते 1000 से लेकर के 1500 मरीज आने लगे थे। यानी लोगों को भरोसा हो गया था जब सरकारी अस्पताल में इलाज होता है, पहले इलाज वगैरह नहीं होता था, अस्पताल था लेकिन इलाज नहीं होता था, कोई खास बात नहीं, लोग नहीं जाते थे और कितना लोगों को कष्ट होता था। एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल और उस रिपोर्ट को हमने देखा था कि किस तरह से गरीब आदमी को जो भी कमाता है पैसा, वो चाहे मजदूरी करके या जिस तरह से भी, उसका सबसे बड़ा हिस्सा हेल्थ में खर्च होता है। ये जान लीजिए जब 2005 में बिहार के लोगों ने हम लोग को काम करने का मौका दिया, उसके पहले हमने ये देखा था रिपोर्ट कि खाने से, भोजन से ज्यादा खर्च लोगों को करना पड़ता है स्वास्थ्य पर। और तभी हम लोगों ने सर्वेक्षण कराया कि सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है। हम तो सरकारी अस्पताल का अनुभव देखे हुए हैं, सांसद थे तब, हम तो कितना जिला के अस्पताल में गए थे तो वहां देखे थे, किसी को देखने के लिए, मरीज को देखने के लिए हम गए, एक पत्रकार था तो उनको देखने के लिए हम गए थे और साहब जो देखा हमने कि अचानक धप किया, तो हम कहे क्या धप किया, तो देखा कि दूसरी मंजिल पर कुत्ता पहुंचा हुआ था, बेड पर कुत्ता था, मरीजों की संख्या कम थी, ये हालत था पहले। और अब आज समझ लीजिए कि अस्पतालों में अब कितने मरीज आ रहे हैं। पहले यहां तक कि जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसका भी बेड नहीं भरता था कभी, और आज क्या स्थिति है कि उसकी संख्या बढ़ रही। अब हम लोगों ने क्या तय कर दिया कि भाई सबसे पुराना हमारा पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसकी संख्या बेड की दुनिया में इतना ज्यादा बेड किसी अस्पताल का नहीं है, 5000 से भी ज्यादा, 5400 करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। अब IGIMS बना पहले, लेकिन IGIMS पटना का तो लगभग बंद होने के कगार पर था ना, क्या बुरा हाल था। अब IGIMS की क्या स्थिति है जरा देख लीजिए। अब उसका एक्सपेंशन करने का, उसको भी 2500 बेड बनाने का हम लोगों ने किया है। हम लोग मुजफ्फरपुर गए थे, मुजफ्फरपुर की जो स्थिति देखी, वहां के बारे में भी हम लोगों ने तय कर दिया कि इसको भी 2500 का बनाएंगे। जो आपका पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसको भी किया। फिर हम लोग गया गए हैं, उसके भी एक्सपेंशन का निर्णय किया। दरभंगा के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया। तो कितना हर जगह के बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसको हम बढ़ाएं। तो एक तरह से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां से लेकर के अनुमंडल का अस्पताल, जिला का अस्पताल और उसके बाद पूरे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थिति, सब के लिए हम लोगों ने ध्यान दिया। तो उसके चलते आज हो रहा। अब जरूरत है, हमारी आबादी है, हमारी आबादी बढ़ रही है। हम लोगों का जो आबादी का जो प्रतिशत है वो कितना ज्यादा है, तो इसको देखते हुए देश में सबसे अधिक हम लोगों की आबादी है 1 स्क्वायर किलोमीटर पर। तो उसको देखते हुए औसत से भी 3 गुना से भी ज्यादा, देश का जो औसत है 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग होते हैं, उनकी वहां से जो एवरेज आबादी है उससे 3 गुना से भी ज्यादा हमारे बिहार में। तो एक एक चीज की हम लोग तो चिंता कर रहे हैं, विकास का भी सारा काम हो रहा, लेकिन उसके साथ साथ जैसे हेल्थ, हम लोगों ने शिक्षा के लिए, विकास के अन्य कामों के लिए, समाज में भाईचारे का माहौल रहे, ये सब चीज के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, सब के लिए काम किया। और उसी तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। तो अभी बहुत कुछ करना है, इसमें कोई शक नहीं। और हम लोग लेकिन एक एक चीज को लेकर के, एक एक काम के लिए जो हम लोग पूरे तौर पर कोशिश कर रहे हैं, ये सब करेंगे। और आप समझ लीजिए कि राज्य में 36 जिलों में से 21 जिला अस्पतालों का विस्तारीकरण एवं उन्नयन कार्य 2022 तक पूर्ण कर दिया जाएगा। अब जो कुछ भी, जितना भी आपका जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अभी तो हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की, अब इसका जो हम लोगों ने इसको बड़ा बना दिया, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ हो गया है इसके बारे में।
लेकिन इसके अलावे हम लोग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं कि चरणबद्ध तरीकों से निर्माण करते हुए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। केंद्र सरकार की स्कीम एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो उसके लिए कुछ जगहों पर हम लोगों ने लाभ लिया, लेकिन अब हम लोगों ने राज्य सरकार में तय किया कि हम लोगों का जितना भी जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सभी जगहों को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में। तो कोई काम नहीं हम लोग छोड़ रहे हैं, तो हर प्रकार से हर तरीके से कोई काम करने की काम किया जा रहा है। और एक एक चीज पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो दान में लोग देंगे गांव में, तो उनके नाम पर अस्पताल का नामकरण किया जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर दिया हर लोगों के बीच में। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे जनप्रतिनिधि, प्रशासन के लोग सब इस बात का प्रचारित करें कि किसी भी गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाना है और स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए जगह नहीं मिल रही, या हम लोगों को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना है, उसके लिए भी अगर जगह नहीं मिली, तो वैसी स्थिति में बहुत लोगों के पास जमीन है, तो अगर वो जमीन दे देंगे तो उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि थोड़ा जमीन देंगे लेकिन उनका नाम अनंत काल तक रहेगा, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए सबके बीच में इस बात को प्रचारित भी करना चाहिए, ताकि हम लोगों की इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों में हो और लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, सब आदमी का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। ये ध्यान रखना हम लोगों का कर्तव्य है। तो ये सब काम हो रहा है और इस तरह से इस क्षेत्र में जो मेरे हिसाब से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम हुआ, हम लोग तो और काम करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक संक्षेप में बात बता दिया कि कितना ज्यादा संख्या हो गई। हमने तो बता दिया उस साल के अंत तक, और अब मालूम है अब एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन अब एक महीने में बिहार में 10,000 मरीज इलाज के लिए जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है अब 10,000 मरीज इलाज के लिए जाते हैं। तो कहां से कहां स्थिति है, और हम लोग डॉक्टर्स का और ज्यादा चाहते हैं कि उनकी पोस्टिंग हो, लोग आ जाएं, अन्य जगहों पर पोस्टिंग हो, और कितना ज्यादा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, नर्सेज के लिए कितना हम लोग कर रहे हैं। हर प्रकार का काम आप सब जानते हैं कि नर्सेज को भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ नर्सेज उपलब्ध हो और वो उसकी पढ़ाई कर लेंगी तो अपने बिहार की जो जरूरत है उसको तो पूरा करेंगे। उसमें से बहुत लोगों की इच्छा होगी तो और भी कहीं जाकर के सेवा कर सकती हैं। तो हर प्रकार से इस क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। यूं तो काम हर क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज है, आज कई चीजों का, कुछ चीजों का शिलान्यास और कुछ का उद्घाटन हो गया, और हम आश्वस्त करते हैं कि अभी तो जो उसके लिए उन्नयन के लिए काम किया जा रहा है मुजफ्फरपुर का, उसका ठीक ढंग से देख लें, लेकिन मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल का विस्तार भी किया जाएगा, उसकी संख्या ज्यादा रहेगी, जिसके बारे में हमने जिक्र किया। तो हम लोग इन सब चीजों के बारे में सारा अध्ययन करके और सब कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग जो भी जरूरी है हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको करेंगे। हम तो यही चाहेंगे कि हम सब लोगों का यही कर्तव्य है कि हम लोगों की सेवा करें और लोगों को जागरूक रखें। और ये जो कोरोना वायरस के चलते हो रहा है, तो उसके बारे में तो हम सबको यही कहेंगे कि भाई देख लीजिए, कोरोना वायरस के मामले में बिहार में तो जागृति बहुत रही, गांव-गांव के लोगों में जागृति रही है। तो ये मामूली बात नहीं है। इसलिए कोरोना वायरस के भी क्षेत्र में भी जो हम लोगों ने जन जागृति का अभियान शुरू किया है, तो जन जागृति का अभियान में सब लोगों का सहयोग होना चाहिए, ताकि लोग अलर्ट रहें। मास्क के बारे में उनको बताया जा रहा है, एक दूसरे के साथ दूरी बनाए रखने के बारे में किया जा रहा है। जो लोग 65 साल से अधिक उम्र के हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, 10 साल तक के उम्र के और उससे कम उम्र के बच्चे बच्चियां हैं, या किसी अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त हैं, 4 प्रकार के लोगों को तो बिल्कुल ही ध्यान देना पड़ेगा, उनको अलग थलग रखना जरूर पड़ेगा, ताकि किसी का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ जाए। तो इन सब चीजों के लिए जो जागृति की बात हो रही है,
तो ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। और उसी तरह से मुझे खुशी है कि जो हम लोगों ने ये काम किया है आज, इस काम के लिए AES के लिए जो समूचा काम किया उसके बारे में भी लोगों के बीच में जागृति, और सबसे बड़ी चीज है कि जो अध्ययन कराया गया तो उसके बाद एक एक तरह से लोगों के बीच में जागृति पैदा करने की कोशिश हो रही है। और इसलिए हमने आज पूछा, अब ये तो जागृति का ही परिणाम है कि लोगों को ये मालूम हो रहा है कि जैसे ही हमारे बच्चे की तबीयत खराब हुई तुरंत हम अस्पताल ले जाएं और तब वो सुरक्षित रहेगा, देर करने पर असुरक्षित रहेगा। इसलिए जागृति का जो अभियान AES के लिए भी हो रहा है। और आप लोगों को हम बता दें कि जापानीज इंसेफेलाइटिस और इस सब का जो गया से लेकर के कई जगहों पर, और हम लोगों ने तो तय कर दिया है कि जेई का जो टीकाकरण है वो करीब करीब 26 जिलों में पूरा हो चुका है। हम लोगों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उसकी जो दवा आती है टीकाकरण की वो आ जाए, और बाकी 12 जिलों में भी हम लोग इसका टीकाकरण कराना चाहते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कहाँ का आदमी कैसे किस चीज से प्रभावित हो जाए। इसलिए इन सब चीजों पर हम लोग लगे हुए हैं। और ये मालूम है ना कि पहले क्या स्थिति थी। आमतौर पर जो टीकाकरण पहले होता था, क्या था, 2006 में हम लोगों ने सर्वे किया था, मात्र 18% टीकाकरण था। और अब आप जान लीजिए कि अब स्थिति हो गई कि अब हमारा बिहार में 86% टीकाकरण है। और हम लोगों का लक्ष्य है कि टीकाकरण के मामले में हम लोग देश के टॉप 5 जो 5 राज्य होंगे उसमें हम शामिल रहेंगे। इतना हम लोगों का टीकाकरण के लिए भी है, एक एक चीज के लिए। तो हर चीज में अब स्थिति में सुधार आ रहा है, वैसा नहीं है कि एक एक चीज में। और टीकाकरण कितना जरूरी है। और बिहार में आप जान लीजिए ये पल्स पोलियो कैंपेन जो चला पोलियो से मुक्ति के लिए, तो लोगों को तो लग रहा था देश भर में कि बिहार से ही परेशान थे, बिहार बहुत पीछे था। और अभी हम लोग 2005 के नवंबर में शपथ लिए थे और उसके तुरंत 2 दिन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आकर के मिले और लोगों ने कहा, हमने आश्वस्त किया कि हम लोग इसके लिए जबरदस्त अभियान चलाएंगे। और पहला ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 2005 में ही हमने डीएम से बातचीत की थी और इसके बारे में उनको ये जिम्मेवारी दी थी कि पल्स पोलियो कैंपेन चलाना है। और जिस तरह से सब लोगों का, हर समुदाय का, कई तरह से इसके बारे में तरह तरह का अफवाह फैलाने की कोशिश होती थी, लेकिन समाज में इस बात को लेकर के एकता कायम किया गया और सब लोगों ने इसका सहयोग किया, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग। और क्या हुआ उसका फल? उसका फल हो गया कि बिल्कुल इससे मुक्ति मिल गई। और अब हम लोग उसी तरह से कालाजार से मुक्ति चाह रहे हैं और कालाजार के लिए भी हम लोग हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग इसमें कोशिश कर रहा है। तो अब ज्यादा समय आपका कितना ले, अब ऐसे ही बोलते रहेंगे तो फिर आप लोगों का समय कुछ ज्यादा ही लग जाएगा। इसलिए अब इतना ही कहते हुए मैं सबसे पहले आप सब लोग जो उपस्थित हैं, मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूं, सारे अधिकारियों का, सारे चिकित्सकों का, चिकित्सा से जुड़े हुए अन्य सभी कर्मियों का, सारे जनप्रतिनिधियों का, सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर लोगों में जागृति पैदा करेंगे। आज जो दुनिया भर कोरोना से प्रभावित है उससे भी छुटकारा पाएंगे और जगह जगह अन्य प्रकार की जो बीमारियों से हमारे लोग प्रभावित होते हैं, एईएस से, इस सब से भी छुटकारा मिलेगा, कालाजार से छुटकारा मिलेगा। ये सब के लिए हम लोग निरंतर काम करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप काम कर रहे हैं। और मैं दोहरा कर कहूंगा, ये कोई मामूली बात नहीं है भाई। जो पिछले साल हम लोग कितना सुने हैं एईएस को लेकर के, जो हो गई बीमारी, क्या सुने, कितना छपता रहा। हम लोग एक एक चीज देख रहे थे, क्या क्या हम लोगों की हो रही थी आलोचना। हम लोगों ने एक एक बात का आकलन करके काम करना शुरू किया है। और आज जो ये कोरोना वायरस है, इस पर हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कुछ लोगों की दिलचस्पी है अखबारबाजी में, खाली बयान दे, इधर से उधर करते रहे। लेकिन जितना काम राज्य सरकार ने किया है, बाहर जो लोग पड़े हुए थे, हमारे लोग,
उनके लिए हम लोगों ने 1,000 रुपया 20 लाख से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। अब तो उसकी संख्या हो गई है शायद 20,40,000 पहुंचा दिया। और कुछ बचे खुचे लोग हैं, आ गए हैं यहाँ, उनको भी देने का हम लोगों ने कह दिया कि यहाँ भी आ गए तो उनको दे दीजिए। और इसके अलावे जिस तरह से आप देख रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में, हमने आज 3-4 दिन पहले जागृति के दिन बता दिया राज्य सरकार कितना मेहनत कर रही है, कितना खर्च कर रही है, सब प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों की दिलचस्पी है काम, प्रचार प्रसार में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारी दिलचस्पी है काम में। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि लोगों ने हम लोगों को काम करने का अवसर दिया है, तो लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। और उसी का पालन करते हुए, सेवा करने के धर्म का पालन करते हुए हर क्षेत्र में काम को, जरूरी काम को करना, और उसी सिलसिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम को करना, ताकि लोग सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। और अंतिम में यही कहेंगे कि लोगों में जागृति जरूर लाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और स्वास्थ्य विभाग को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने काम की शुरुआत कर दी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री संजय कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक DMS-ICL से, कि वो इस समारोह के अंत में धन्यवाद ज्ञापन करें। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 630 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का आज माननीय मुख्यमंत्री से मैं माननीय मुख्यमंत्री जो इस कार्यक्रम में आकर के और पहले भी बराबर हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं, उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो हमारे अभिभावक हैं और हर सप्ताह हमेशा हम लोगों को बराबर जागरूक करते रहे हैं काम को तुरंत सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए। आज हम लोग उनके इस प्रयास से सफल हुए हैं, इसके लिए मैं और यहाँ आने के लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मंत्री श्री संजय झा, श्री विनोद नारायण झा, श्री लक्ष्मेश्वर राय सर का भी धन्यवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय जो हमें हमेशा से मार्गदर्शन देते रहे हैं, मैं उनका सहृदय धन्यवाद देता हूँ। श्री चंचल कुमार सर, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर हमेशा बीच बीच में हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। श्री उदय सिंह कुमावत सर, प्रधान सचिव महोदय, मैं आपका सर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अतिरिक्त श्री मनीष वर्मा, सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, श्री अनुपम सर, सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय एवं श्री गोपाल सिंह जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री सचिवालय के अन्य सभी पदाधिकारीगण को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए माननीय मंत्री नगर विकास विभाग, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुजफ्फरपुर और मधुबनी के DM तथा अन्य वरीय पदाधिकारीगण तथा श्री कृष्ण मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय के वरीय चिकित्सकगण, उनके साथ जुड़े हुए और भी अन्य वरीय चिकित्सकगण, आप सबका हृदय से आभार। साथ ही स्वास्थ्य विभाग, बिहार मेडिकल कॉर्पोरेशन के सभी पदाधिकारीगण एवं संवेदक कंपनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे प्रमुख प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण जो है आए हैं और इस पूरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोगों
को एक साथ जोड़ करके रखा है। आप सबका बहुत बहुत आभार। एम्स के भी जो पदाधिकारीगण जो सभी स्वास्थ्य संस्थानों में जो एसकेएमसीएच में आज बैठे हैं उनका हृदय से आभार, और बेल्ट्रॉन को विशेष रूप से जो इस कार्यक्रम को हम लोगों के साथ जुड़ करके और कल भी उन्होंने पूरे दिन काम करके इसको आज सफल बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को जो मेहनत की है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबका सर हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।